बच्चों, आज की कक्षा हिंदी कोर की कक्षा है। आज हम बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित निबंध मेरी कल्पना का आदर्श समाज का शेष और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें उनकी कल्पना का आदर्श समाज ऐसा समाज है जो जाति प्रथा से रहित है, जहाँ कोई ऊंच नीच की विचारधारा से प्रेरित नहीं है, जहाँ सबके बीच समान भाव है। तो आइए चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। और अब आइए समता का विचार करें। समता मतलब जहाँ हर कोई समान होता है। क्या समता पर किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का सबसे बड़ा विषय रहा। समता अर्थात समान। समता के आलोचक कह सकते हैं कि सभी मनुष्य समान नहीं होते, सभी मनुष्य समान नहीं होते, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, यानी मायने भी रखता है उनका यह तर्क कि सभी मनुष्य जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते। किंतु तथ्य होते हुए भी यह कोई विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। कहते हैं कि ये जो तथ्य है कि सभी मनुष्य समान नहीं होते, यह तर्क होने के बावजूद भी, यह तर्क मायने रखने के बावजूद भी कोई विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए, क्योंकि सभी मनुष्य समान नहीं हो सकते। यह नियामक सिद्धांत है, यानी ऐसा सिद्धांत है जो बनाया गया हुआ है। किसी मनुष्य की क्षमता तीन बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार यानी सामाजिक परंपरा के रूप में माँ बाप की कल्याण कामना शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि। ये सभी उपलब्धियां जिनके कारण एक सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, तथा अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न। यहाँ लेखक कहते हैं कि किसी भी मनुष्य की क्षमता तीन बातों पर निर्भर करती है। पहली, शारीरिक वंश परंपरा, यानी उनके वंश में कौन कितने मजबूत कद काठी के हैं और कितने बुद्धिमान हैं। ये वंश परंपरा जो होती है, परंपरा के रूप में बुद्धि और बल जो किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, वही मनुष्य की क्षमता का निर्धारण करता है। ये एक बात है जिस पर किसी मनुष्य की क्षमता निर्भर करती है। दूसरी, सामाजिक उत्तराधिकार। अगर कोई अमीर आदमी का बेटा है तो अमीर होगा, अगर कोई गरीब इंसान का बेटा है तो गरीब। यानी सामाजिक परंपरा के रूप में माँ बाप की कल्याण कामना शिक्षा। अगर शिक्षित माता पिता का बेटा है तो बच्चा शिक्षित होगा, अगर अशिक्षित है तो शिक्षित मनुष्यों के बच्चों की तुलना में या तो कम शिक्षा वाला होगा या पूरी तरह अशिक्षित होगा। तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि। ये सभी उपलब्धियां जिनके कारण एक सभ्य समाज और जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। ये सभी ऐसी उपलब्धियां हैं जैसे कि पैसा, शिक्षा इत्यादि ऐसी उपलब्धियां हैं जिसके कारण एक सभ्य समाज और एक जंगली समाज के अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। और तीसरा, मनुष्य के अपने प्रयत्न। एक मनुष्य कितना प्रयत्नशील है ये भी उसकी क्षमता पर निर्भर करता है, और हर मनुष्य प्रयत्नशील हो यह कोई जरूरी नहीं। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह व्यक्ति समान नहीं होते। तो क्या इन विशेषताओं के कारण पूरे समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता का विरोध करने वालों के पास इस बात का क्या जवाब है? लेखक का कहना है कि इन तीन दृष्टियों से निसंदेह ही व्यक्ति समान नहीं होता, लेकिन क्या इन असमानताओं के आधार पर उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए समाज में? तो समता का विरोध करने वालों के पास इस बात का जवाब नहीं होता। व्यक्ति विशेष दृष्टिकोण से असमान कोशिश के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण के आधार पर
असमान कोशिश के आधार पर कि कौन कितना प्रयत्नशील है। यह असमान व्यवहार के आधार पर अनुचित नहीं कहा जा सकता। यानी व्यक्ति विशेष का जो किसी भी व्यक्ति के बारे में दृष्टिकोण होता है वह असमान कोशिश यानी असमान प्रयत्न या असमान व्यवहार के कारण किसी को अनुचित नहीं कहा जा सकता। और साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना अधिक उचित है। इसके साथ ही साथ क्या है कि प्रत्येक मनुष्य को उसकी जो क्षमता है उसको विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए। किंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान हो तो क्या इसी आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? प्रथम दो, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार, इन आधार पर अगर दूसरे मनुष्यों से यह भिन्न है तो उसके लिए भिन्न व्यवहार उचित नहीं है। उत्तम व्यवहार के अधिकार की प्रतियोगिता में वो लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्होंने उत्तम कुल, पारिवारिक ख्याति, शिक्षा, पैतृक संपदा एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। लेखक का कहना है कि उत्तम व्यवहार का जो अधिकार होता है यानी किसी व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति जो उत्तम व्यवहार करे उसका अधिकार किस किस चीज पर निर्भर करता है? उत्तम कुल पर यानी उत्तम वंश परंपरा पर, पारिवारिक ख्याति अगर परिवार को ख्याति प्राप्त हो, शिक्षा अगर परिवार जो हो शिक्षित हो, पैतृक संपदा यानी वंशानुगत वो बच्चा बालक अमीर हो एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ जिसे प्राप्त हो, वे निश्चय ही दूसरे के तुलना में बाजी मार ले जाएंगे। इस तरह पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का अधिकारी माना जाना वास्तव में उचित निर्णय नहीं कहा जा सकता। इस तरह लेखक का मानना है कि जो पूर्ण रूप से सुविधा संपन्न है वही उत्तम व्यवहार पाने के अधिकारी हैं। यह वास्तव में यह कोई उचित निर्णय नहीं, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। क्योंकि अगर इस तरह हम किसी के उत्तम व्यवहार का अधिकारी हम किसी को मानते हैं तो वह सुविधा संपन्नों को इसका अधिकारी माना जाना सही नहीं होगा। उनके पक्ष में निर्णय देना इससे साबित होगा। इसलिए न्याय का तकाजा यही है कि जहां हम तीसरे यानी प्रयासों की असमानता जो व्यक्तियों के अपने बस की बात के आधार पर व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं तो वह प्रथम दो आधारों जो आदमी के अपने बस की बात नहीं है तथा उनके साथ असमान व्यवहार बहुत अनुचित है। यहाँ लेखक का कहना है कि यह न्याय का तकाजा यह है कि अगर हम तीसरा जो बात है जिस पर कि किसी की क्षमता किसी मनुष्य की क्षमता निर्भर करती है, वो तीसरी बात क्या है? प्रयासों की असमानता जो व्यक्ति के बस में यानी पारिवारिक ख्याति, पारिवारिक संपदा, पारिवारिक शिक्षा, पारिवारिक प्रतिष्ठा वह व्यक्ति के बस में नहीं है। व्यक्ति के बस में क्या है? प्रयास। अगर उस प्रयासों की असमानता के आधार पर अगर हम किसी व्यक्ति से असमान व्यवहार करते हैं तो ये कुछ हद तक उचित है, लेकिन प्रथम दो आधारों के आधार पर अगर हम असमान व्यवहार करते हैं तो वह बहुत अनुचित है और हमें ऐसे मनुष्यों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। यानी ऐसा अगर हो कि कोई पारिवारिक रूप से सुदृढ़ हो और दूसरा नहीं हो तो दूसरे के साथ भी हमें समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज को अगर अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो तभी संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर तथा समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए। यहाँ लेखक का कहना है कि अगर दूसरे शब्दों में इसी बात को बोला जाए तो समाज को अगर अपने सभी सदस्यों से समान रूप से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तभी संभव हो जब समाज के सभी सदस्यों से आरंभ से ही समान व्यवहार तथा समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। समता का औचित्य यहीं पर खत्म नहीं होता। समता यानी समानता का औचित्य उद्देश्य यहीं पर खत्म नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिक
का बहुत बड़ी संख्या से पाला पड़ता है। एक राजनेता का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है, मतलब वो बहुत बड़ी जनसंख्या से रूबरू होता है। अपनी ही जनता से व्यवहार करते वक्त राजनीतिक के पास ना तो इतना वक्त होता है और ना हर एक के विषय में इतनी जानकारी होती। जब वो जनता से रूबरू होता है एक राजनीतिक, तो राजनीतिक के पास ना तो इतना वक्त होता है और ना हर एक के विषय में इतनी जानकारी होती, जिससे वह सबकी अलग अलग जरूरतों तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित उन्हीं जैसा व्यवहार कर सके। वैसे भी जरूरतों व क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी जरूरी व औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज को दो वर्गों अथवा श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। यहाँ लेखक का मानना है कि राजनीतिक के पास ना तो इतना वक्त होता है कि हर एक के विषय में, ना तो इसके पास इतना वक्त होता है, ना हर एक के विषय में इतनी जानकारी होती, जिससे वह सबकी अलग अलग जरूरतों और क्षमताओं के आधार पर वह वांछित यानी इस आधार पर जो जरूरी व्यवहार हो वैसा व्यवहार कर सके। और लेखक का ये भी मानना है कि जरूरतों और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी जरूरी या औचित्यपूर्ण या उद्देश्यपूर्ण क्यों ना हो, पर मानवता के दृष्टिकोण से वह गलत है, क्योंकि ऐसा व्यवहार समाज को दो वर्गों अथवा श्रेणियों में बांटता है और इस आधार पर समाज को दो वर्गों अथवा दो श्रेणियों में बांटा नहीं जा सकता। सभी मनुष्यों के साथ ऐसी स्थिति में राजनीतिक को अपने व्यवहार में एक व्यवहारिक सिद्धांत की जरूरत होती है, और वह व्यवहार सिद्धांत यही होता है कि सभी मनुष्यों के साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी मानवता का तकाजा यह है कि उस राजनीतिक को अपने व्यवहार में एक सिद्धांत को लागू करना चाहिए, और वह सिद्धांत क्या होता है कि सभी मनुष्यों के साथ एक समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिक यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सभी लोग समान होते, वरन इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। राजनीतिक यह व्यवहार इसलिए नहीं करता है कि समाज में सभी इंसान समान होते हैं, बल्कि इसलिए करता है कि इससे वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता है। इससे समाज वर्गों में बंटता है, श्रेणियों में बंटता है। ये थी बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित निबंध मेरी कल्पना का आदर्श समाज की व्याख्या।